हेलो नमस्ते। मेरा नाम है सर्वेश और आपका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वन मैन मैनी फेसेस। ये पहला वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आई होप आप लोग को पसंद आए, और पसंद आए तो आप इस पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो कहानी एक गैंगस्टर की है जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे, और काफ़ी टाइम से ये आसपास के जो भी आप मीडिया चैनल्स को फॉलो या देखते हैं वहाँ पे ये न्यूज़ है। तो मैं बताने वाला हूँ कहानी विकास दुबे कानपुर वाला की। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो कहाँ का रहने वाला है, एक फुल स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट में आपको देने की कोशिश करूँगा। विकास दुबे, इसका गांव का नाम है बिकरू गांव, जो कि कानपुर सिटी से आपके बिकरू गांव की दूरी 40 किलोमीटर के आसपास है, और ये आपके चौबेपुर ब्लॉक में ये विलेज आता है। छोटा सा गांव है, जैसे ही आप अगर विलेज से हो तो आपको पता होगा तालुका होते हैं तो उसमें कई सारे गांव होते हैं, तो उसमें से एक ये बिकरू गांव है चौबेपुर ब्लॉक में। तो यहाँ का एक ये बंदा था जिसका नाम विकास दुबे है, जिसको आप सब जानते हो थ्रू द न्यूज़ जो भी अभी रिसेंट उसने किया। तो बट मैं आपको एक शुरुआत से बताता हूँ, उसके शुरुआती दौर क्या रहे, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। तो उसकी जो है आपका विकास दुबे बिकरू गांव का था, लोकल पॉलिटिक्स वगैरह करता था, उसके फादर प्रधान थे वहाँ के। तो वो छोटे मोटे जो भी लोकल लीडर्स थे उनके साथ वो इन्वॉल्व रहता था। बट उसने अपने जयराम की दुनिया में फ़र्स्ट केस, यानी आप बोलते हो जो गैंगस्टर भी होते हैं जिनका फ़र्स्ट केस क्या होता है, तो उसने अपना फर्स्ट केस उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड हुआ वो 1990 में उसके ऊपर मर्डर केस, जो कि एक लोकल कोई वहाँ का बंदा था जिसके ऊपर उसने उसका मर्डर किया था। तो फर्स्ट केस उसके ऊपर जो फाइल हुआ था वो 1990 में हुआ था। उसके बाद ही उसके ऊपर फर्स्ट केस फाइल हुआ। उसके बाद फिर उसने वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन बनाया, क्योंकि इस पूरे स्टोरी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि उसके पॉलिटिकल कनेक्शन क्या थे, और उसका जो खौफ लोकल लेवल में, चाहे आदमियों में कह लो या इवन मैं कहता हूँ पुलिस स्टेशन में भी लोगों के साथ साठगांठ, गांव के लोगों में खौफ और पॉलिटिकल कनेक्शन, यही सब चीज़ें उसकी मेजर चीज़ें थी। तो चलती है तो जो 1990 से फर्स्ट मर्डर के साथ उसका स्टार्ट हुआ। तो वहाँ के एक लोकल लीडर थे हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी, जो कि उस टाइम पे बीजेपी में थे। तो उनके साथ उसका स्टार्ट हुआ, वो पॉलिटिकल में उनके साथ जाना आना और सब चीज़ें जो भी होती है नॉर्मल वो करते गए। तो उसका स्टार्ट हुआ वहाँ पे। फिर उसके बाद आए, फिर वो लेटर वो मिड ऑफ 90s, जिसको आप नंबर्स में बोलो तो 95 96 में जो हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी थे उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली। तो उसके साथ वो भी उनके साथ, क्योंकि उसने पार्टी तो कोई ज्वाइन नहीं की थी, बट वो अपना आइडियल उनको मान के या उनके साथ उनकी जो भी सेटिंग थी कह सकते हो, या फिर जो भी चीज़ें चलती थी तो उसके साथ वो रहता था। तो उनके साथ जब उन्होंने बीजेपी छोड़ के बीएसपी ज्वाइन किया तो इसने भी बीएसपी ज्वाइन कर ली। फिर ये लोकल बॉडी इलेक्शन में जिला पंचायत सदस्य भी रहा वहाँ पे। बट अब आते हैं मेन घटना वाले दिन, जो कि हुआ 2 जुलाई की रात को और 3 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो आप, रात 1-2 बजे के आसपास एक टीम गठित हुई। और वो टीम गठित इसलिए हुई क्योंकि जस्ट उसके 2-3 दिन पहले राहुल नाम के एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया लोकल पुलिस स्टेशन में कि मुझे विकास दुबे की तरफ से धमकियाँ आ रही है, और शायद उसने उसको मारा भी था। तो उसने 307 का केस, जो कि होता है कि हाफ मर्डर या बोल लो आप कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है, उस पर उसने वो चीज़ उसने लॉन्च करे। तो इसके ऊपर फिर सीओ बेल्लौर, वहाँ का एक एरिया आता है, वहाँ के सीओ जिनको आप सर्कल ऑफिसर भी कहते हो, उनके अंडर में एक टीम बनी जिसमें 3 पुलिस स्टेशन के एसओ और कुछ सिपाही, उनके साथ एक टीम बन के 4 गाड़ियों से करीब 20 से 25 लोग उसके घर पे रात में दबिश देने गए। ये मेन घटना है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी की वजह से ही पूरा ये, और हम आप सब कोई भी इसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये उसकी मेन स्टोरी, उस दिन की मेन बात है।
वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। रास्ते में 1 बजे के आसपास की घटना है। पुलिस पहुँचती है, अपने सीओ बिल्लौर जो कि देवेंद्र मिश्रा जी थे वो लीड कर रहे थे, बाकी सब लोग। उन्होंने उसके घर को, जो कि बहुत बड़ा घर उसने बना रखा था, 10 फीट की वॉल थी उसके घर के सामने से। और जब ये पहुँचते हैं वहाँ पे तो अचानक से देखते हैं कि रास्ते में जेसीबी खड़ी हुई है, जो कि एक तरीके से पूरे रोड को ब्लॉक कर रही है। तो आप किसी भी व्हीकल से या किसी भी गाड़ी से आप नहीं जा सकते। और वैसे भी पुलिस वाले जब दबिश देने जाते हैं तो वो गाड़ियाँ कुछ दूर पहले ही खड़ी कर देते हैं और वो वॉक करके ही जाते हैं घर के आसपास, क्योंकि उन्हें ऐसा होता है घेरना होता है घर को। तो उस चक्कर में फिर सीओ की टीम और उनके पूरे स्टाफ उनके साथ, वो जैसे ही वो जेसीबी के आगे बढ़ते हैं, जैसे ही उनके करीब, क्योंकि पूरी टीम 20 लोगों की थी, उन्होंने जैसे ही वो करीब 10 से 15 लोग उस जेसीबी के आगे निकलते हैं और उस पूरे गांव में लाइट कटी हुई थी। और हो सकता है प्लान तरीके से उसने कटा, क्योंकि उसका उस एरिया में पूरा खौफ था, तो उसने हो सकता है कटवाया होगा लाइट, जो भी बोल के लोकल लोगों से। और उसने वो किया और वो पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ था। तैयार क्यों बैठा था ऐसा कहना है, जिस चक्कर में 2 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट भी हुए हैं, जो कि उस टीम में गए भी थे दबिश देने, और वो पीछे थे आगे थे, ऐसा जांच का विषय है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहिए। बट वो अभी फ़िलहाल अरेस्टेड है कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि एक ऐसी टीम आपके यहाँ आ रही है दबिश देने। पकड़ना था उसको, जो भी उससे करना था वो पूरी तरीके से पुलिस की संज्ञान में या ज्ञान में था, उनको नॉलेज था। जैसे ही वो आगे पहुँचते हैं तो अचानक से चारों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसा लोग बोलते हैं कि वहाँ के पुलिस, जो कि इंजर्ड पुलिस आपके ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि करीब 70 से 80 लोगों ने तीनों तरफ से, जिस तरीके से आए थे वो, आप जो रास्ते से आप आए थे वो छोड़ दो, बाकी तीनों दिशाएं से उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 राउंड फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिस चक्कर में उनके सारे टीम है, जो सारे वो लोग हैं, वो पूरी तरीके से इधर उधर हो गए। और कई लोग बोलते हैं कि फिर उनकी हत्या हुई। मैं नहीं मानता कि हत्या हुई, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे फाइट किया, उसके ऊपर फायर किया, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था, उनका एंगल वो ऊंचाई पे थे, वहाँ से वो फायर कर रहे थे, तो उनको वो चीज़ दिखा नहीं। बट हाँ, उन्होंने बताया कि वो जहाँ से फायर आ रहा था उन्होंने फायर वहाँ पे मारने की कोशिश की, बट नहीं पता होता कि कहाँ मारना है, वो निशाना नहीं बनता। उनका निशाना था क्योंकि वहाँ पे स्पेशली लाइट थी, बट पूरे गाँव में लाइट नहीं थी। इस चक्कर में हमारे 8 जवान शहीद हो गए। और सबसे बुरा ये लगा कि उन्होंने सीओ देवेंद्र मिश्रा जो थे, जो कि लीड कर रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा ही क्रूरता दिखाई। पता नहीं उनकी हत्या करने से पहले या उनके बाद, क्योंकि उनकी बॉडी को बहुत क्लोज से जो भी शॉट मारे गए थे वो बहुत नज़दीक से, मतलब एक होता है ना कि हम आप बात कर रहे हैं, उस दूरी से उसने शॉट मारा था। तो वो पूरा उनका हाफ फेस डैमेज था बुरी तरीके से, और मतलब क्रूरता दिखाई गई। फिर उसके बाद जो पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ उसमें से जो बच पाए अपने साथियों को लेके, फिर उन्होंने कानपुर के एक वायरलेस पे उसके बाद एक आवाज़ गूंजी कि सारे थाना प्रभारी अपना चौबेपुर पुलिस स्टेशन के बिकरू गांव में पहुँचे, और जितने भी पुलिस सिपाही हैं वो रोड पे निकले। ये उस रात की कहानी तब तक की थी जब उससे उसकी मुठभेड़ हुई, और उस बीच में हमारे 8 पुलिस जवान शहीद भी हुए, जिसमें एक सर्कल ऑफिसर जो कि देवेंद्र मिश्रा जी थे, उनकी भी डेथ हुई। और उसके बाद फिर ही रैन अवे जो गांव में था वहाँ पे से इसने, ऐसा बोलते हैं, इसने गांव में उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगे थे, उसको लेके जो उसकी फुटेज होती हैं वो चीज़ लेके, प्लस असलहे लूट के, जिसमें एक AK-47 भी था पुलिस से, उसको लूट के फिर ये वहाँ से फ़रार हो गया। तो ये उस रात की कहानी थी। आप सब इस चीज़ से अवेयर होंगे, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा इसके बारे में। तो ये वो मेन घटना थी। फिर उस घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से भाग गया। फिर ऐसा बताते हैं कि क्योंकि आगे से पुलिस थी, उसको ऐसा था, फिर वो घर के पीछे की तरफ से ही, मतलब उसको वॉक करके ही भागा, और भागते भागते वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर सिबली गाँव है, वो वहाँ पहुँचा। वहाँ से उसने बीच में शायद रास्ते में उसने साइकिल ली किसी की,
और वो सिबली गांव पहुंचा। वो उसका एक मेन गांव था जहाँ पे उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी और लोग जानते थे उसको वहाँ पे। तो उसका उस गांव में बहुत अच्छा नेटवर्क था, सिबली गांव में, और वहाँ पे भी उसने कुछ क्राइम वाइम किया था, तो इस वजह से लोग काफ़ी हद तक उसको जानते थे। तो वहाँ था, फिर वो करीब वहाँ से फिर पुलिस की तरफ चारों तरफ से इसकी तलाश चालू हुई, स्टार्ट हुई। इसके एक दो साथी नेक्स्ट मॉर्निंग पकड़े हुए गए जिसका पुलिस ने इनकाउंटर किया, या वो भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। तो वो चीज़ें स्टार्ट हो गई और पुलिस पूरा तरीके से, क्योंकि पुलिस में 8 लोगों का मर्डर एक लोकल गैंगस्टर द्वारा ये पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। पुलिस के डकैतों द्वारा हुए थे, कुछ डकैत हैं, कुछ नक्सलाइट थे, उनके थ्रू पुलिस वालों की हत्या की थी, बट एक लोकल गैंगस्टर की इतनी बड़ी हिमाकत या हिम्मत आप कह लो, वो पहली बार हुई थी। फिर उसके बाद ये वहाँ से भागा, पुलिस ने इसके ऊपर रिवॉर्ड रखना स्टार्ट किया, जो कि 25,000 था इस क्राइम के पहले, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, फिर 2.5 लाख हुआ। तो ये रिवॉर्ड बढ़ता गया। पुलिस ने इसके कई साथियों को पकड़ना चालू किया, स्टार्ट भी हुआ, कई क्रिमिनल्स पकड़े भी गए। इसके जो साथी थे उस रात वारदात में जो शामिल थे उनको पकड़ा भी गया। उसके बाद फिर एक इमेज आती है 7 जुलाई को मॉर्निंग में कि ये फरीदाबाद के एक होटल में इंक्वायरी करने पहुंचा था कि मुझे रूम चाहिए। तो वहाँ पे इसको पहली बार देखा गया कि हाँ ये मिला वहाँ पे। तो वो वायरल, फिर इमेज हर एक न्यूज़ में वायरल हुई, सब लोगों ने देखा कि हाँ ये बंदा वही है। इसने वहाँ पे मास्क लगाया था, ब्लू रंग की टी-शर्ट पहनी थी, तो वो पहली बार वहाँ पे दिखा। फिर वो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे दबिश दी, उसके 2 साथी और जो उस क्राइम में शामिल थे वो पकड़े गए, उनको ट्रांजिट रिमांड में लेके फिर पुलिस वहाँ पे आई। फिर हादसे में उनका भी पुलिस मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया। क्या हुआ वो आप सब जानते होगे, आपके मन में वो बात होगी उसका क्या स्टोरी है। फिर ये 7 जुलाई की रात, 7 जुलाई के दिन में आपको फिर वहाँ पे दिखा। फिर उसके बाद फिर पुलिस को वहाँ पे नहीं मिला। फिर पूरे नोएडा सिटी में, फरीदाबाद, दिल्ली में, एनसीआर में पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस है तो उसको भी रिक्वेस्ट किया गया, वहाँ पे पूरी तलाश चालू हुई। हरियाणा पुलिस ने भी हेल्प की फरीदाबाद में उसको पूरी तरीके से सर्च करने में। फिर ये न्यूज़ आई कि ये शायद मीडिया के थ्रू सरेंडर करना चाहता है, तो नोएडा फिल्म सिटी में भी पूरी तरीके से पुलिस का पहरा एक तरीके से आ गया। लोग इसकी तलाश होने लगी, हर एक लोग को पूछा गया, मीडिया वाले भी थे उनको भी पूछा गया कि ऐसा कुछ है। फिर नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे 9 जुलाई को सुबह को एक न्यूज़ आती है कि ये उज्जैन के एक मंदिर में, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे बहुत तरीके से पता है कि ये ऐसा इसका रूट आ रहा है कि ये झालावाड़ से होते हुए बाई बस अपना वहाँ पहुँचा। इसने फिर ऑटो में बैठा, ऑटो से फिर ये उज्जैन मंदिर पहुँचा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्लान तरीके से इसने अपने आप को पकड़वाया या अरेस्ट करवाया, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। बट इसने वहाँ पे कराया, वहाँ के लोकल गार्ड से बात किया, एक माली था उसने इसको पहचाना, फिर उसने लोकल पुलिस वालों को बोला, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के थ्रू हेल्प करके इसको पकड़ा, फिर पुलिस को दिया। पुलिस ने इसको सबसे पहले उसने यूपी के एसटीएफ को, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा आपका एक व्यक्ति है जिसने हमको पकड़ा है, तो क्या ये वही व्यक्ति है। यूपी पुलिस ने उसको कंफर्म किया कि हाँ ये वही है, उसकी इमेजेस शेयर हुई, सब कुछ हुआ। वहाँ पे पुलिस ने उसको पकड़ा और फिर उसके बाद यूपी एसटीएफ आई देर रात। बट जब भी होता है कि एक क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, कोई भी एक स्टेट पकड़ती है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको एक दूसरे स्टेट में ले जाना होता है, तो उसको लोकल कोर्ट में उसको जाके बताना पड़ता है कि हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है और एक अदर स्टेट की पुलिस इसका रिमांड चाहती है, तो आप मुझे प्लीज़ ट्रांजिट रिमांड आप अलाउ करो। तो वो पुलिस उसको फिर वो ट्रांजिट रिमांड कोर्ट देती है, तो फिर वो यूपी पुलिस को हैंड ओवर करती है कि भाई आपका ये बंदा है, आप इसको ले जाओ, हमने आपको रिमांड दे दिया, आप इसकी जो भी एक कोर्ट के तहत जो एक रूल बने हुए उसके थ्रू उन्होंने उसको दे दिया, वो वहाँ से ले गया। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले आपको बोला था कि अरेस्टेड और नॉट अरेस्टेड, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, तो उसमें वहाँ के मंत्रियों का बयान भी आया, जो कि मुझे लगता है जल्दबाजी में दिया गया कि हमने पकड़ लिया, क्योंकि अगर पकड़ा होता तो आपको गिरफ्तार करना पड़ता, गिरफ्तार कर दिया होता आपने तो आपको ट्रांजिट रिमांड देना पड़ता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस रात उस व्यक्ति को उन्होंने बस दिया कि हमने आपको पकड़ा है, आप लेके जाओ, कुछ भी ऐसा गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो उसमें एमपी का क्लेम करना कि हमने पकड़ा, वो भी अब बेईमानी है, नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा पकड़ा, क्योंकि आपने पकड़ा होता तो आपको फिर वहाँ पे गिरफ्तारी दिखानी पड़ती।
आगे चल के रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं। तो फिर पुलिस ने उसको पकड़ा रात में, फिर उसने कई सारे पॉलिटिकल कनेक्शन से उसके बात हुई, फिर एक काफ़ी दूर तक एक चैनल चलता गया। और रोड पे जैसे ही वो एसटीएफ की गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ आई, और तो मीडिया हाउसेस, अच्छे मीडिया हाउसेस उसके पीछे, क्योंकि वो कवर करते हैं उनके हर एक उस रूट पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक पत्रकार वहाँ पे थे, तो उन्होंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। वो फॉलो होता गया। रात में पेट्रोल पंप पे भी रुका, फिर पुलिसकर्मियों ने वहाँ पे मीडिया से भी कुछ उनकी बहस हुई कि आप लोग क्यों फॉलो कर रहे हो, तो उसके क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है तो आप इसको फॉलो मत करो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया या धमकी दी। ये चलता रहा, पूरे रास्ते पर चलता रहा। फिर बात आती है अर्ली मॉर्निंग 10 जुलाई, जो कि 6-6:30 बजे के आसपास था, क्योंकि मीडिया के बहुत सारे व्हीकल्स उस 3 गाड़ियों के पीछे थे। और ऐसा एक मीडिया हाउस का क्लेम भी करना है कि जिस गाड़ी में था वो बैठा हुआ था, क्योंकि उसने उसकी फुटेज बहुत निकाली थी, बहुत सारे टोल से होकर गुजरा था, तो वो सफारी गाड़ी में बैठा था, जो कि टाटा की आती है, टाटा सफारी कार में वो बैठा हुआ था, पीछे की बीच की सीट में, जिसमें नॉर्मली बीच वाली सीट होती है, उसमें वो बीच में बैठा हुआ था और 2 पुलिस उसके अगल बगल थे बैठे होते हैं। तो उसने फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता गया। तो फिर कुछ दूर के बाद देखा कि अचानक से एक चेकिंग आ जाती है, और क्योंकि आगे 3 गाड़ियाँ एसटीएफ की थी, जिसमें से एक में विकास दुबे बैठा था, और उसके पीछे एक गाड़ी थी, और एक उसके बाद फिर पीछे स्कॉर्पियो थी, जिसमें एसटीएफ की सिपाही बैठे हुए थे। और उसके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी आपके मीडिया हाउसेस की थी, अलग अलग मीडिया हाउसेस की 3-4 गाड़ियाँ उसके पीछे हुए लगी हुई थी। तो उन्होंने उसको अचानक से देखा कि एक ट्रक लगी हुई है, और पुलिस वाले साइड में हाफ रोड को ट्रक ने ब्लॉक कर रखा है दो, और हाफ रोड पे बैरिकेटिंग लेके पुलिस वाले खड़े हैं। और जैसे ही ये 3 गाड़ियाँ गुजरती हैं वो बैरिकेटिंग आगे कर दी जाती है, और सारे मीडिया कर्मियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। और मीडिया कर्मी, उनको इस बात का अंदाज़ा तो था कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट ये कानपुर पहुंच के इंसिडेंट हुआ तो उनको और समझ में नहीं आया कि इतने दूर सफ़र तय करके जैसे ही कानपुर में एंटर हुए तो ये क्या होने लगा। कुछ मीडिया वालों ने अपनी कार से निकल के उससे क्वेश्चन भी किया कि क्या आपने ऐसा क्यों किया, जब हमने जानबूझ के रोका, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोरोना की वजह से हम आपको ये रोक रहे हैं, एक नॉर्मल चेकिंग है, प्रोसीजर है, हम आपको जाने देंगे। तो इस बहस में उन्होंने 10 से 15 मिनट निकाल दिए, और फिर ये सडनली उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हो। फिर जैसे ही मीडिया हाउस आगे पहुंचती है और देखती है तो उस 3 या 4 कार थी उस पूरे काफिला में, जो कि पुलिस वाले लेके निकले हुए थे उज्जैन से विकास दुबे को उस कार में। उसमें से एक कार पलटी हुई है, और वो थी टीयूवी, महिंद्रा की टीयूवी, वो कार पलटी हुई थी। तो पुलिस वालों से वहाँ पे मीडिया उस तरह से पहुँचा, क्योंकि उनको वो कार पूरी तरीके से अच्छे से याद था, नंबर भी उनको पता था। उन्होंने पूछा कि ये कार कैसे पलट गई, और उन्हें सारे आपके एसटीएफ के बंदों को देख भी रखा था, तो वो पहचान रहे थे। तो बोले कि आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट हो गया है। पहले उन्होंने अवॉइड किया, फिर बताया कि नहीं, एक एक्सीडेंट हो गया है और ये हमें भी चोट लगी हुई है, ऐसा वो बात करने लगे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि इसमें बैठा हुआ था विकास दुबे। तो फिर उसमें से एक ऑफिसर ने क्लेम किया कि हाँ इसमें बैठा था, वो हॉस्पिटल लेके गया, आप हॉस्पिटल जाओ। तो उन्होंने बोला कौन से हॉस्पिटल में, तो बोला नहीं आप, उन्होंने फिर कुछ हॉस्पिटल का नाम बताया। फिर वो सारे मीडिया हाउस को लगा कि अब एक्सीडेंट हो गया, उसको घायल हुआ और हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ से जैसे ही फिर सब अलग अलग मीडिया कर्मी के हाउस होते हैं, फिर कुछ मीडिया कर्मी उस हॉस्पिटल पहुँचे, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक वही ब्लैक सफारी जिसमें वो बैठ के वहाँ से निकला था, अभी क्या स्टोरी है आप भी जानते होगे। फिर वही सफारी आती है, उसमें से विकास दुबे की डेड बॉडी बाहर आती है, लेटा हुआ, मास्क लगा हुआ, इसके कान से मास्क भी नहीं निकला। फिर पुलिस वहाँ पे बताती है और फिर कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, हमारी मुठभेड़ हुई है और ये घायल है। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर खुद बोलते हैं कि ये ब्रॉड डेड है, और ये भी बोलते हैं कि आने से पहले ही इसकी डेथ हो चुकी थी। नहीं पता कि वो क्या इंसिडेंट हुआ, बट उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर वहाँ के एसएसपी ने कमेंट दिया कि ये हमारे एक्सीडेंट हो गई कार का, उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने, हमारे एक इंस्पेक्टर थे पचौरी जी, उनका पिस्टल छीनते हुए भागने की कोशिश की, जिसमें हमें इसको रोकने की कोशिश की, बट ये नहीं माना। इसने उस पिस्टल से हमारे ऊपर फायर किया, हमारे 2 सिपाही घायल हुए, और जिसके बाद हमें भी मजबूरी में इसको गोली मारना पड़ा। मैं काफ़ी हद तक मानता हूँ चलो हो सकता है हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि एक व्यक्ति जिसके पैर में रॉड पड़ा हो, वो सीना आगे करके
भाग कैसे सकता है, क्योंकि उसकी जो शरीर पे बुलेट्स लगे थे वो सीधे चेस्ट पे थी और हाथ पे थी। 3 बुलेट में से 2 उसके चेस्ट पे थी और 1 हैंड पे थी, या 4 थी ऐसा था, बट वो सारे चेस्ट पे थे। बाद में इसका यूपी पुलिस ने उसको एक्सप्लेन किया कि हम उसको एक सर्कल की तरह घेर रहे थे, जिसमें घेरते घेरते हम उसके सामने आ गए और हमें फिर गोली चलानी पड़ी। तो वो पुलिस का एंगल है। ये मुठभेड़ कैसा था, काफ़ी हद तक लोगों को पता था, इवन मुझे भी पता था। जब वो उज्जैन में पकड़ा गया था तो मुझे भी नेक्स्ट डे, मैं पता नहीं क्यों सुबह उठते ही मुझे एक न्यूज़ पता थी जिसको मैं देखने वाला था, और वाकई विश्वास नहीं मानोगे आप, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो मुझे सबसे पहले ये देखा कि विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर। ये न्यूज़ जो कि मुझे पता था, मैं रात में ही मुझे पता था कि अब ये इसका सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला कानपुर तक पहुँचते पहुँचते। बट इस बात में मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि आपके यूपी के जेलों में बंद हैं, और इससे ज़्यादा मुकदमे, इसके ऊपर 60+ मुकदमे थे, 100 मुकदमे लेके बैठे हुए हैं, और वो आज भी गैंगस्टर चलाते हैं। तो न्याय कैसा था, सही हुआ गलत हुआ, ये आप सब जानते हो। एक व्यू होता, हम बातें करते हैं, ये गलत हुआ, बट जिसके नसीब में जो है, जिसने जैसा कर्म किया है उसको तो मिलने ही वाला है। तो ये पूरी स्टोरी इस बात की थी, और यही है इसके पूरी कहानी। पता नहीं मैं किस हद तक आपको सही बता पाया, गलत पाया। अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ मैं गलत था, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मुझे करेक्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे, इसीलिए ही मैं आपके साथ एक चैनल मैंने स्टार्ट किया, और ये न्यूज़ चैनल है। तो आप टेंशन मत लो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, और न्यूज़ एक इसका पार्ट है, वन मैन मैनिफेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत कुछ। मैं वैसे भी बैट्समैन, बॉलर या फील्डर या कैचर नहीं हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और बुकलेट मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आपसे इंटरेक्शन हो, तो मुझे कुछ पॉइंट्स में मिस ना करूँ, बाद में रिग्रेट हो, और फिर वो टाइम भी जाता है कि, तो एक पेपर लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर पेन कि आप नोट डाउन कर लो, अब इससे कुछ आपके और मेरे इंटरेक्शन के बीच में कुछ फ़र्क नहीं आने वाला। ये मेरे हेल्प के लिए है ताकि मैं आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचा सकूं। तो ये थी स्टोरी। चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा कुछ आने वाला है, रिग्रेट नहीं होगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, बहुत कुछ, मुझे आप हो सकता है प्रो हो, आप बहुत सारे चैनल देखते होगे, मेरे लिए शुरुआत है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं हर दिन कुछ इम्प्रूव करूँगा और आपके साथ आगे ही बढ़ूँगा, और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे और अपडेट ही होके आऊँगा। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ और उसको मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।